Now, our new topic that is fruit. Fruit. आज फ्रूट पढ़ना है. फिर से कहूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रूट. ठीक है. तो इससे पहले मैं आपको जस्ट एक रिकैप कराता हूँ, हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा मॉर्फोलॉजी में. जस्ट एक रिकैप करा देते हैं आपको. ठीक है. ये देखो, सबसे पहले जब हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी देखते तो कुछ टर्म्स देखा था हमने, जो बोटनी में बड़े काम आते हैं. ठीक है. तो कुछ टर्मिनोलॉजी देखा. फिर हमने स्टार्ट किया एक फ्लावरिंग प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट. और इस वेजिटेटिव पार्ट में हमने तीन चीजें पढ़ा. क्या क्या? एक पढ़ा रूट, एक पढ़ा स्टेम और एक पढ़ा लीफ. ये प्लांट के रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये प्लांट के बॉडी को फॉर्म करते हैं और अलग अलग इनका इनका काम है. इनका काम है वाटर मिनरल को अब्जॉर्ब करना, इनका काम है फूड को ट्रांसलोकेट करना, वाटर मिनरल जो अब्जॉर्ब उनको ट्रांसलोकेट करना, इनका काम है फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन वगैरह. बाकी ये मॉडिफाई भी होते हैं अदर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. मैंने बताया था मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट स्टेम लीफ. ये खत्म होने के बाद हमने एक छोटा सा टॉपिक आपको पढ़ाया इन्फ्लोरेसेंस. और इन्फ्लोरेसेंस के बाद हमने आया फ्लावर पे. इन्फ्लोरेसेंस में कई सारे टाइप का मैंने आपको इन्फ्लोरेसेंस पढ़ाया. फिर हमने आपको पढ़ाया फ्लावर. और फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट. और फ्लावर में मैंने आपको बेसिकली 5 टर्म पढ़ाया, 5 चीजें, 5 होल. एक पढ़ाया कैलिक्स, एक पढ़ाया कोरोला, एक पढ़ाया पेरियंथ, और एक पढ़ाया एंड्रोसियम और एक गाइनेसियम. ये पढ़ाया भाई. और इसके बाद जब फ्लावर आपका पूरा का पूरा खत्म हुआ, सबसे ज्यादा इस पूरे मॉर्फोलॉजी में यही इंपॉर्टेंट है. एक लंबा पार्ट भी था, आपने देखा भी सही. तो मॉर्फोलॉजी यहाँ पे जाके लगभग लगभग 70% फिनिश होता है चैप्टर. ठीक है. अब देखो, इसके बाद आपकी एनसीईआरटी 3 और टॉपिक दिए. क्या क्या? फ्रूट, जो हम अभी पढ़ेंगे, और इसके साथ एनसीईआरटी ने एक टॉपिक और दिया है, सीड एंड देन फैमिली. ठीक. हम लोग यहाँ सीड सॉरी फ्रूट पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे. सीड को यहाँ नहीं पढ़ेंगे, अभी बताते क्यों नहीं पढ़ेंगे. फ्रूट खत्म होगा, देन हम पढ़ेंगे फैमिली. ओके. नो, इस बात को समझिएगा. फ्रूट पढ़ने के बाद हम सीड क्यों नहीं पढ़ेंगे. आपको पता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ऑफ ऑर्गेनिज्म कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट, or whole ovary converted into the fruit, and the ovule inside the ovary converted into the seed. और मैं आपको बताऊं, ये सीड जो है ना, ये पूरा का पूरा एक तरीके से सीड का स्टडी पूरा एक तरीके से एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द प्लांट है. एम्ब्रियोलॉजी दैट मीन्स द जब प्लांट एम्ब्रियो बना रहा होता है, दैट मीन्स द नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो कोई स्ट्रक्चर बना रहा है, तो वो पूरा का पूरा सीड फॉर्मेशन आपको हम डिटेल में लेंगे. 12th वाले चैप्टर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ लेने का कोई मतलब. और जब 12th वाले टॉपिक में पढ़ाएंगे तो ये 11th का जो पोर्शन एनसीईआरटी है ये भी कवर होगा. ठीक है. तो इसको यहाँ पढ़ाने से आपको समझ में भी नहीं आएगा, फालतू में रटना पड़ेगा, तो क्यों टाइम बर्बाद करें. ठीक है. क्योंकि फिर आपको मोनोकोड का भी बताना और डाइकोड का भी बताना, तो यहाँ टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है. इसलिए ये हम आपको यहाँ नहीं पढ़ाने वाले, सीड यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, फ्रूट पढ़ाएंगे. और मैं आपको बता देता हूँ, आज और कल वाले लेक्चर मिला के फ्रूट आपके समाप्त हो जाएंगे. आज और कल वाले लेक्चर मिला के आपके फ्रूट समाप्त हो जाएंगे. इसके बाद मैंने आपको कहा था कि 4-5 दिन का आपको छुट्टी मिलेगा, तो आपका 4-5 दिन क्लास नहीं होगा, लेकिन उसके बीच में क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा. होमवर्क मिलेगा, क्लास आपका नहीं होगा, मतलब आपका होगा, मैं नहीं लूंगा. ये एक तरीके से ये समझो, आपको तो काम करना ही है. ठीक है. तो क्या काम करना है वो मैं आपको दे के जाऊंगा. ठीक है. फिर जब हम आएंगे तब आपको कराएंगे फैमिली. और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जिसका ये पूरा पार्ट स्ट्रॉन्ग है, कहाँ से कहाँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर उसको ये पूरा आता है, यकीन मानो फैमिली में कुछ नया नहीं, कुछ भी नया नहीं है रत्ती भर. केवल कुछ नए नए एग्जाम्पल इंट्रोड्यूस कराएंगे हर फैमिली में. ठीक है. और एनसीईआरटी में 4 फैमिली है, वही 4 फैमिली आपको हम पढ़ाने वाले हैं, ज्यादा कुछ नहीं बताने वाले. ठीक है. एनसीईआरटी में 4 फैमिली है, 3 डायरेक्ट है, 1 इनडायरेक्ट है, तो 4 फैमिली एनसीईआरटी में वही हम पढ़ाने वाले. ठीक है. और उसी के एग्जांपल्स, उसी के फ्लोरल डायग्राम वगैरह सब आप सब जानते हो, बस कुछ एग्जांपल्स इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके लिए भी ट्रिक दे देंगे. यानी कि फैमिली कोई नया टॉपिक नहीं है. जब मैं लौट के आऊंगा 4-5 दिन के बाद, तो 2 लेक्चर में ये फैमिली में एंड कर दूंगा. और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 11th बायोलॉजी, लिविंग वर्ल्ड. ठीक है.
इस बीच में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता के जाऊंगा। एक होमवर्क तो मैं आपको बताऊंगा अभी क्लास के अंत में, और एक होमवर्क मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ 4-5 दिन में आपको क्या करना है। भैया ये जो है ना, ये पूरा पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक एक एक एग्जाम्पल, एक एक टर्मिनोलॉजी टिप्स पे होना चाहिए, टिप्स पे। नहीं हुआ ना तो हाल खराब कर देंगे आके भाई, ध्यान रख लेना। क्योंकि भैया फैमिली में मुझे कुछ नहीं पढ़ाना है, मैं फिर कह रहा हूँ। और मैं परसों निकल रहा हूँ बाहर, और परसों तक का समय है, परसों तक का समय है। आप सभी लोग यहाँ तक फ्रूट के पहले तक एटलीस्ट फ्लावर तक का पूरा पार्ट पढ़ लीजिए। देन जो मैं आपको 5 दिन का छुट्टी दूंगा, उस 5 दिन के छुट्टी में अगेन आपको ये पूरा पार्ट लिख के याद करना है यहाँ से यहाँ तक। और आप अगेन मुझे फोटो भेजोगे डेली वाइज, डेली वाइज अगेन। और सेम फोटो भेजोगे तो पकड़ा जाओगे, ठीक है? सेम फोटो भेजोगे तो पकड़ा जाओगे। जो पेपर पे अभी आप लिखे हो इससे डिफरेंट पेपर पे आपको लिख के फोटो भेजना है, सीधा बात। जो लाइन वाले पेपर में लिखा है वो सादा वाले पेपर में लिख के भेजेगा, और जो सादा वाले पेपर में लिखा है वो लाइन वाले पेपर में अब लिख के भेजेगा। सेम फोटो भेजेगा तो भाई समझ लो अपने साथ फिटिंग करोगे। यानी कि आपको उस 5 डे की छुट्टी में अगेन आपको ये पूरा लिख के याद करना अगेन। एक तो ये टास्क हुआ, 5 दिन का जो टास्क है, एक ये टास्क हुआ। और उसके बाद आने के बाद हम 2 दिन में फैमिली पढ़ाएंगे और मॉर्फोलॉजी का टेस्ट, आपको मजा आ जाएगा टेस्ट में। मॉर्फोलॉजी जैसे चैप्टर आपको इजी हो जाएंगे, इजी, ठीक है? ये हुआ। और एक टास्क क्या होगा वो अभी हम क्लास के लास्ट में आपसे डिस्कस कर लेंगे। एक टास्क तो ये हुआ, ये हुआ सेल्फ स्टडी। एक और टास्क आपको हम देंगे अभी क्लास के अंत में, याद दिलाना, ठीक है? चलिए, तो यहाँ तक का पार्ट आपका मॉर्फोलॉजी का फिनिश्ड है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, याद कीजिए मैंने आपको इस फ्लावर के बीच में कई सारे टर्मिनोलॉजी भी सिखाए, है ना? कैलिक्स, कोरोला, पेरियंस के बाद मैंने आपको एस्टिवेशन सिखाया था, है ना? है? मैंने गायनेशियम के बाद आपको एक और टर्मिनोलॉजी सिखाया, मतलब कि अरेंजमेंट सिखाया, प्लासेंटेशन। कल पढ़ाया था ना प्लासेंटेशन, 5 प्रकार के थे, 5 प्रकार के प्लासेंटेशन। नाम बोलो गरीबा। यस सर। हाँ बोलो। मार्जिनल, एक्सियल, पैराइटल, फ्री सेंटर और बेसल। ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल इसमें मिस हो गया था, इसमें एक्साइल वाले में लेमन, उसमें लिखा हुआ है लेमन, ठीक है? एनसीईआरटी मतलब नोट्स में लिखा हुआ है लेमन। भाई आप तो वैसे भी देखते होगे, जब लेमन को काटते होगे तो आपको दिख ही जाता होगा, सेप्टा एकदम सेंटर तक आया हुआ नहीं दिखता सेप्टा। उसी उसी सेप्टा को होते हुए ना आप नींबू को काटते हो ताकि अच्छे से उसका पार्ट निकल पाए। यानी कि आप जो एक एक पार्ट नींबू का काटते हो, आप बेसिकली करते क्या हो पता है? एक एक ओवरी को अलग कर देते हो। जो फ्यूज्ड सिनकार्पस मल्टीकार्पिलरी ओवरी है, वो एक एक ओवरी को काट के आप उसके अंदर का जूस निकालना चाहते हो, ठीक है? तो लेमन भी उसी का एग्जाम्पल है। वो कल बताना भूल गए थे तो अभी बता दिए, ठीक है? बाकी मैंने आपको सबके एग्जाम्पल ट्रिक के साथ बताए थे। अच्छा, प्री सेंट्रल का ट्रिक नहीं बता पाए थे, सुन लो सुन लो सुन लो। इसका एग्जाम्पल था डाइंथस एंड प्रिमरोज, याद है? डाइंथस एंड प्रिमरोज। तो देखो फ्री सेंट्रल है ना, तो देखो ऐसा है, फ्री का मतलब क्या है कि सट्टा नहीं है, सट्टा से फ्री है, सट्टा नहीं है, लेकिन सेंटर तो है ना, सेंटर तो है ना। तो सेंटर हमेशा क्या होता है? डिप पे होता है। सेंटर हमेशा कहाँ होता है? डिप। अरे सेंटर हमेशा डिप पे होता है, गहराइयों में होता है सेंटर, समझ में आया? तो डिप का मतलब डायंथस एंड प्रिमरोज। ये भी नोट्स में ट्रिक ऐड कर लेना अपने हिसाब से। तो यहाँ तक का पार्ट आपका एंड हो चुका है, कहाँ तक का? फ्लावर तक का। अभी मुझे डील करना है फ्रूट। आज और कल वाले लेक्चर में मैं फ्रूट फिनिश करके ही जाऊंगा, ताकि मॉर्फोलॉजी मेरी तरफ से समाप्त हो जाए। फैमिली तो एक फॉर्मेलिटी है, वो तो करना है मुझे, बस बस अच्छा नोट सुंदर बना के आपको दे देना है। बाकी पढ़ना तो आपको ही है, क्योंकि मैं आपसे ही सवाल पूछूंगा, जब आऊंगा तो आपसे पूछूंगा, भाई बताओ फलाने फैमिली में बताओ फ्लावर कैसा होता है। हाँ भाई, फलाने फैमिली में बताओ कैलिक्स कैसा होता है, कोरोला कैसा होता है, एंड्रोसिम कैसा होता है, गायनेसियम कैसा होता है, कार्पेल कैसा होता है, प्लासेंटेशन कैसा होता है, एस्टिवेशन कैसा होता है, फ्रूट कौन सा। तो भैया नहीं बताओगे तो फिर तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लोगे, 5 दिन का छुट्टी बर्बाद कर लोगे, समझ रहे हो ना? ये बहुत सही समय पे आपको 5 दिन का छुट्टी मिल रहा है, मॉर्फोलॉजी से जैसे चैप्टर को आपको डील करने का मौका मिलेगा, ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं? फ्रूट पढ़ते हैं, चलिए। तो फ्रूट, चलो कोई बताएगा व्हाट इज फ्रूट? व्हाट इज फ्रूट? अभिषेक को बोलने दो, व्हाट इज फ्रूट अभिषेक। The fertilization of ovary is called fruit. अरे फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी नहीं रे गधे, फर्टिलाइज्ड ओवरी इज कॉल्ड एज फ्रूट।
Oh, फर्टिलाइजेशन ऑफ प्रोसेस से कोई fertilized. फ्रूट कह रहा है भाई, फ्रूट इज अ No, स्ट्रक्चर sir. एंड फर्टिलाइजेशन इज अ फिनोमिना, एक प्रोसेस, एक इवेंट। तो कुल मिला के फ्रूट क्या है, तो आप कह सकते हो कि फर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइज्ड ओवरी इज कॉल्ड एज, ये लड़का भी ओव्यूल बोला था क्या, ओवरी बोला था ना, Yes, sir. हाँ ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओवरी इज कॉल्ड एज फ्रूट। आप सुनिएगा ध्यान से, इस फर्टिलाइज्ड ओवरी के पास दो पार्ट होता है, पहले भी बता रखा है। एक होता है पेरिकार्प, जिसको कहते हैं फ्रूट की वॉल, फ्रूट वॉल, पेरिकार्प, और एक होता है सीड। हाँ मेरी वाह, ये पेरिकार्प किस चीज से बना और ये सीड किस चीज से बना आफ्टर फर्टिलाइजेशन? पेरिकार्प ओवरी और बाल से बना और सीड ओव्यूल से बना। ये ओवरी की वॉल कन्वर्ट हो गई पेरिकार्प में और ओव्यूल कन्वर्ट हो गया ओव्यूल। सीड। अच्छा सुनना ध्यान से, मैंने आपको 11th क्लास की मॉर्फोलॉजी में ओव्यूल का बस अरेंजमेंट बताया है, दैट इज द प्लेसेंटेशन, लेकिन 12th क्लास के चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फेमिनिन प्लांट में मैं आपको ओव्यूल का डिटेल इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, डिटेल। उसी के अंदर होता है पूरा का पूरा मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोर, फीमेल गेमिट्स के बनने का प्रोसेस उसी के अंदर चलता है, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। 12th पूरा चैप्टर ही वही है, ठीक है। नाउ तो आप जानते हैं कि पेरिकार्प को हम क्या बोल रहे थे अभी, फ्रूट वॉल, ये फ्रूट की वॉल है, ओके। आप एक बात भेजे में ठूस लीजिए कि ये फ्रूट केवल और केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही पाया जाता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही पाया जाता है, ओनली इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सीड, सुना ध्यान से, व्हेन वी टॉक अबाउट सीड, सीड जिम्नोस्पर्म में भी बनता है। प्लांट किंगडम में फिर से याद दिलाऊंगा ये बात, सीड जिम्नोस्पर्म में भी बनता है, फ्लावर नहीं बनता, सीड बनता है। कैसे बनता है जिम्नोस्पर्म में पढ़ाएंगे अच्छे से। सीड जिम्नोस्पर्म में भी बनता है, सीड एंजियोस्पर्म में भी बनता है, मगर जिम्नोस्पर्म के सीड नेकेड होते हैं, नंगे होते हैं, कपड़े नहीं पहने होते हैं, और एंजियोस्पर्म का सीड नेकेड नहीं होता है, कवर्ड होता है, अनकवर्ड विथ पेरिकार्प, कवर्ड विथ फ्रूट, फ्रूट वॉल, कवर्ड विथ फ्रूट वॉल। और यही तो है कि पेरिकार्प वहां बनता नहीं है, इसका मतलब फ्रूट नहीं बनता है, केवल सीड बना है, तो इसलिए उसका नाम रखा जिम्नो, जिम्नो मतलब होता है नेकेड, स्पर्म, स्पर्म वर्ड रिलेटेड टू द सीड, मतलब नेकेड सीड वाले प्लांट, सीड है जिम्नोस्पर्म, नेकेड सीड है, मतलब कि वहां फ्रूट नहीं बना। और यहाँ एंजियो, एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, एंजियो मतलब कवर्ड, कवर्ड विद समथिंग। तो यहाँ पे कवर्ड स्पर्मिक मतलब सीड, स्पर्म रिलेटेड टू सीड, यानी कि कवर्ड सीड, और कवर्ड किससे हुआ है, पेरिकार्प से ही कवर्ड हुआ है। और पेरिकार्प किस चीज से बना है, ओवरी की वॉल आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट हो गई पेरिकार्प। Now this pericarp is differentiated into the three layers, it is differentiated into three layers। फर्स्ट लेयर को हम लोग कहते हैं सबसे बाहर वाली एपिकार्प, बीच वाले को कहते हैं मीजोकार्प, और सबसे अंदर वाले को बोलते हैं एंडोकार्प। एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प, ठीक। अब समझना ध्यान से भाई, ये एपिकार्प मतलब आप जान ही रहे हो, एपी मतलब सबसे बाहर होता है, मीजो मतलब बीच होता है, एंडो मतलब अंदर होता है। यानी कि अगर मैं आपके सामने ये फ्रूट बनाऊं तो देखो, एक ये लेयर हुआ, एक एक ये लेयर हुआ, एक और एक ये वाला लेयर हुआ, ठीक। तो ये तीन लेयर क्या हो गया, इस तीनों को मिला के आप क्या बोलते हो, इस तीनों को मिला के ही आप क्या बोलते हो, पेरिकार्प। तीनों मिला के क्या कहलाया, पेरिकार्प, जिसमें सबसे बाहर वाला एपिकार्प है, काला वाला। देन उसके अंदर ये वाला लाल वाला, दिस इज द मीजोकार्प, एंड देन उसके अंदर ये ब्लू वाला, दिस इज द एंडोकार्प। एंड देन उसके अंदर पहले जो लोक्यूल रहा होगा, अगर उससे स्पेस रहा तो ठीक है, नहीं तो अंदर पूरा किससे भर चुका होगा, अंदर पूरा सीड से भर चुका होगा। अगर पहले लोक्यूल रहा होगा तो अंदर में कुछ कैविटी वगैरह बढ़ जाएंगे, ये सब आगे आप फ्रूट को हम बताएंगे टाइप, तो आपको धीरे से मिल जाएगा। दैट मीन्स अंदर में आपको क्या मिलेगा, सीड, एंड सीड में बी वन और मोर देन वन, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ द ओवरी, किस किस ओवरी से फ्रूट बना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि किस किस में ओव्यूल एक होता है, किस किस में एक होता है। तो नाउ की
सबसे बाहर वाले एपिकार्प, बीच वाले मीजोकार्प और सबसे अंदर वाले एंडोकार्प। और मैं आपको बताऊं, इन जनरल जो एडिबल पार्ट होता है फ्रूट का वो पेरिकार्प होता है, और पेरिकार्प में भी इन जनरल मीजोकार्प होता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है। बहुत सारे फ्रूट में पेरिकार्प एडिबल होता ही नहीं है, वहां आप सीड खाते हो, लिटरली आप वहां सीड खाते हो। आप एपी, मीजो और एंडोकार्प पूरा का पूरा फेंक देते हो, आप लिटरली वहां सीड खा रहे हो। बहुत सारे प्लांट पार्ट में आप एंडोकार्प खाते हो, मतलब बहुत सारे फ्रूट में, बहुत सारे में मीजोकार्प खाते हो, और बहुत सारे में एपिकार्प भी खाया जाता है, और बहुत सारे में इन तीनों में से कोई नहीं खाया जाता, केवल सीड खाया जाता है। तो आपको हम लास्ट में एक साथ बता देंगे सारे फ्रूट में किसमें क्या खाया जाता है, ठीक है। अब बाकी देखो यार, खाने को तो आप कुछ भी खा सकते हो, है, खाने को तो आप कुछ भी खा सकते हो, लेकिन इन जनरल हम बात कर रहे हैं कि जो एडिबल पार्ट होता है, जो आपके लिए यूजफुल होता है, उसकी बात कर रहे हैं। खाने का तो आप भाई कुछ भी खा लो, बोलोगे वो भी हम खा रहे हैं, वो भी एडिबल हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। जो इन जनरल चलता है एडिबल मार्केट में। दूसरा बात, आप मार्केट में फ्रूट का मतलब फ्रूट नहीं समझते हो। बोटनी में फ्रूट का मतलब होता है राइपेंड ओवरी, फर्टिलाइज्ड ओवरी, राइपेंड ओवरी भी उसी को बोलते हैं। लेकिन आप बाजारों में, आप तो गाजर को भी क्या बोलते हो, फ्रूट, हेलो, बोलते हो गाजर को भी फ्रूट, संतरा को भी फ्रूट, आम को भी फ्रूट, आप तो सब कद्दू को बोलते हो सब्जी। तो भाई आप जो मार्केट में फ्रूट चला रहे हो वो लोकल लैंग्वेज है, वो डोमेस्टिक लैंग्वेज है, हम उसकी बातें नहीं कर रहे हैं। हम बोटनी में बात कर रहे हैं। बोटनी में फ्रूट का मतलब केवल और केवल क्या होता है, फर्टिलाइज्ड ओवरी। और उस संदर्भ में कद्दू भी फ्रूट है जो आप खा रहे हो, उस संदर्भ में गाजर फ्रूट नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? गाजर फ्रूट नहीं उस संदर्भ में। शकरकंद फ्रूट नहीं है, लेकिन आप लोग तो उसको फ्रूट ही बोलते हो, फल, फल है, नहीं, ठीक है। तो बट बोटनी के अकॉर्डिंग फ्रूट केवल वही है जो पार्ट फर्टिलाइज्ड ओवरी से बना। क्या गाजर फर्टिलाइज्ड ओवरी से बना है जी? यानी कि गाजर का भी फ्रूट होता होगा, जरूर होता होगा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यस और नो। मूली का भी फ्रूट होता होगा, सबका फ्रूट होता है, समझ रहे हो कि नहीं? तो आप क्या खा रहे हो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन बोटनी में फ्रूट का मतलब होता है फर्टिलाइज्ड ओवरी, राइपेंड ओवरी। नाउ कि अब फ्रूट कई टाइप के भैया, अब मैं फ्रूट का कर रहा हूं यहाँ पे क्लासिफिकेशन। क्या कर रहा हूं मैं? फ्रूट का क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन, मैं फ्रूट को 3 कैटेगरी में आपको बता रहा हूँ, 3 कैटेगरी। पहले तो 2 कैटेगरी, एक होता है ट्रू फ्रूट और एक होता है फॉल्स फ्रूट, और एक अलग से बोलूंगा मैं, यानी कि ओवरऑल 3 हो जाएगा, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनो पार्थेनोकार्पिक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो ये ट्रू फ्रूट, ये हो गया फॉल्स फ्रूट, और ये हो गया पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अच्छा, फॉल्स फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, सूडोकार्प। कार्प का मतलब, कार्प मतलब कार्प रिलेटेड टू द कार्पेल। अरे कार्पेल के ओवरी से ना फ्रूट बनता है, तो इसलिए कार्प मीन्स फ्रूट। लो यहाँ पे लिख देता हूँ, कार्प मीन्स फ्रूट, कार्प, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्यूडो, मतलब फॉल्स, स्यूडो कार्प, और इसको बोलते हैं पार्थेनो कार्प, पार्थेनो कार्प, ठीक है। नाउ कि क्या है सर ट्रू फ्रूट, और क्या है सर फॉल्स फ्रूट, और क्या है सर पार्थेनो कार्प। तो देखो, ट्रू, फॉल्स और पार्थेनो कार्प में क्या अंतर है। तो सबसे पहले बात तो आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि ये जो मैंने 3 टाइप्स बताया, बेसिस क्या है इसका। ये लड़का देखो चुलबुल कितना करता है, क्लास में पढ़ता नहीं, खाली चुलबुल करता है ये लड़का। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ ओवरी, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ ओवरी पार्टिसिपेटेड इन फ्रूट फॉर्मेशन। और केवल ओवरी नहीं, मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, टाइप्स ऑफ प्लांट पार्ट पार्टिसिपेटेड इन, टाइप्स ऑफ प्लांट पार्ट पार्टिसिपेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। अब लगे हैं सर अभी तो आप बताए ओवरी से बनता है फ्रूट, तो फिर अब प्लांट पार्ट का ही बोल रहे हो। सही बात है, ओवरी से बनता है, इन जनरल फ्रूट ओवरी से ही बनता है, ये सत्य है। और जो फ्रूट केवल और केवल ओवरी से ही बना हो, केवल वही ट्रू फ्रूट है, ओनली फ्रॉम, फाउंड ओनली फ्रॉम ओवरी। केवल ओवरी से ही बना हुआ फ्रूट, मतलब कि केवल ओवरी ने पार्टिसिपेट किया फ्रूट फॉर्मेशन में, तो ऐसा फ्रूट ही ट्रू फ्रूट है, और ये कॉमन है, ये कॉमन है, ठीक। नाउ फॉल्स फ्रूट,
फॉल्स फ्रूट का मतलब ये है कि ओवरी तो पार्टिसिपेट किया ही सही, मगर अदर फ्लोरल पार्ट भी पार्टिसिपेट किया। अदर प्लांट पार्ट बोल दो या फ्लोरल पार्ट बोल दो, मतलब अदर पार्ट भी कुछ पार्टिसिपेट किया है। अब आपके मन में रहा होगा सर ये अदर पार्ट क्या क्या हो सकता है? ये कैलिक्स हो सकता है, कैलिक्स, ये थैलेमस हो सकता है, ये पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मोस्ट कॉमनली ये है कैलिक्स, थैलेमस, इनफ्लोरेसेंस। यानी कि ओवरी तो फर्टिलाइज्ड हुआ ही सही, लो ये फर्टिलाइज्ड ओवरी है भैया, याद रखना ये फर्टिलाइज्ड ओवरी है। यहाँ पे भी ये ओवरी फर्टिलाइज्ड है, यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट, और केवल ओवरी फ्रूट बनाए फर्टिलाइजेशन के बाद, तो ट्रू फ्रूट कॉमन है। लेकिन कहीं पर ओवरी फर्टिलाइज्ड हुआ और उसके साथ कुछ अदर पार्ट एसोसिएट हुए, तब जाके एक फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ, देन दैट फ्रूट इज कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट, दैट इज कॉल्ड एज सूडोकार्प। अब लोग का क्या है कि फॉल्स फ्रूट का मतलब समझेंगे, ओह अच्छा अच्छा अच्छा, हम लोग जिसको फ्रूट बोलते हैं ना, जैसे गाजर को फ्रूट बोलते हैं, तो फॉल्स फ्रूट हुआ। अरे ना रे भैया, वो फ्रूट है ही नहीं, वो फ्रूट है ही नहीं। फॉल्स फ्रूट का मतलब ये जहां ओवरी के साथ कोई अदर पार्ट भी पार्टिसिपेट कर रहा हो। अब मैं आपको इसमें 4 एग्जांपल बताता हूं जो एआईपीएमटी मतलब नीट का फेमस क्वेश्चन, और ये सब 12th वाले पार्ट में, 11th में नहीं है सब। वहां से मैंने बना ना, कुछ चीजें उधर दे दिया, कुछ चीजें इधर दे दिया, तो उल्टा पुल्टा चल रहा है, मेरा मेरा सीक्वेंस सही है, ठीक है ना। 4 एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। एप्पल, स्ट्रॉबेरी, केशियो और पियर। बच्चों मैं आपको बता दूं, इस चारों के अंदर ओवरी तो पार्टिसिपेट करता ही है फ्रूट फॉर्मेशन में, ओवरी प्लस थैलेमस फॉर्म्स द फ्रूट। ठूस लो भेजे में, इन चारों के अंदर एप्पल, स्ट्रॉबेरी, केसर और पियर, ओवरी तो पार्टिसिपेट करता ही है प्लस थैलेमस। और मैं आपको एक बार बताऊं, इन सब के अंदर जो है ना एडिबल पार्ट, ओवरी जो कन्वर्ट हुआ है फ्रूट में और थैलेमस के साथ, तो ओवरी एडिबल पार्ट नहीं है इन सभी के अंदर, एडिबल पार्ट थैलेमस। चलिए नहीं पल्ले पड़ा, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सेब खाए हो कभी जीवन में? सेब, एप्पल, एप्पल खाए होगे कभी जीवन, खाए होगे है ना। तो एप्पल जब आप काटते हो तो उसमें जो गुद्दा है, जिसको आप मांस मतलब कि मांस का गुद्दा बोलो उसको, ठीक है, फ्लैशी पार्ट है ये, बोलो फ्लैशी पार्ट, तो जो आप खाते हो पता है वो ना ओवरी नहीं है, वो रैपेंड ओवरी नहीं है, फर्टिलाइज्ड ओवरी नहीं है, वो थैलेमस, वो थैलेमस है। हुआ क्या ना कि कार्पेल जो ग्रो कर रही थी, कार्पेल मान लो कि कार्पेल थी, ये कार्पेल ग्रो कर रही थी और यहाँ पे थैलेमस था, ठीक है। तो जब कार्पेल ग्रो कर रही थी तो थैलेमस ने अपने मार्जिन को निकाला और धीरे 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 पूरी गायनेसियम को क्या कर दिया, चारों ओर से कवर कर लिया। एंड थैलेमस बिकम्स मोर थिक एंड फ्लैशी and store some useful ions, chemicals and tasteful ions, chemicals और विटामिन्स, ये सब प्रोटीन्स, ये सब स्टोर कर लेती है और आप उसको खाते हो। तो जो आप खा रहे हो एप्पल में, वो एडिबल पार्ट थैलेमस है। स्ट्रॉबेरी में भी, स्ट्रॉबेरी का तो डायग्राम भी बनाएंगे, वो भी थैलेमस। कैसियो में भी एडिबल पार्ट थैलेमस, नाशपाती में भी, पियर में भी एडिबल पार्ट थैलेमस। बट क्या उस फ्रूट में होल भाई, एप्पल तो पूरा का पूरा फ्रूट है, तो क्या उस पूरे के पूरे फ्रूट में ओवरी है ही नहीं? अरे है। सेब को काटो, सेंटर पे जो हार्ड पार्ट है जिसको आप खाना पसंद नहीं करते हो, अरे सेब काटते हो, फिर उसको और एक बार काटते हो, फिर उसको ऐसे ऐसे चाकू से काट के ऐसे निकालते हो ना, जो काट के आप निकाल रहे हो ना, दैट इज द कार्पेल, दैट इज द ओवरी। कार्पेल का ऊपर वाला पार्ट तो सूख गया, स्टाइल स्टिग्मा, दैट इज द ओवरी। और उस ओवरी में आपको सीड भी मिला होगा, ओव्यूल, ओव्यूल कन्वर्टेड टू द सीड। यानी कि एप्पल पूरा का पूरा एक फ्रूट है, लेकिन उसमें एडिबल पार्ट थैलेमस है, यानी कि पूरा का पूरा फ्रूट बना है ओवरी प्लस थैलेमस से। सो दिस इज कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट, दिस इज नॉट ट्रू फ्रूट। ठीक, नाउ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ये क्या होता है सुनना ध्यान से। इन दोनों में तो क्या हुआ, ओवरी फर्टिलाइज्ड हुआ, इसमें केवल ओवरी से बना फ्रूट, यहाँ ओवरी प्लस अदर पार्ट। लेकिन यहाँ ओवरी अनफर्टिलाइज्ड रह गया, किसी कारण से फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। और तो और
ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट। कुछ थोड़ी के ये कहता करिश्मा। ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट। मैं आपको इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म आगे समझा दूंगा, प्लांट फिजियोलॉजी में भी समझाऊंगा और थोड़ा बहुत मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी समझा दूंगा। ओवरी फर्टिलाइज नहीं हुआ है लेकिन गेट कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट। ऐसे ही फ्रूट को कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट और फिनोमिना कहलाती है, प्रोसेस कहलाती है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी पार्थेनोकार्पी। अब मुझे को बात बताओ, ओवरी तो कन्वर्ट हो गया फ्रूट में, लेकिन क्या ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हुआ होगा? क्या ख्याल है आपका? ओवरी तो कन्वर्टेड हो गया फ्रूट, क्या ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हुआ होगा? मैंने क्या बोला था? होल ओवरी कन्वर्टेड टू द फ्रूट एंड ओवरी कन्वर्टेड टू द सीड। मैं क्या कह रहा हूँ कि ओवरी का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ लेकिन फिर भी वो फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। बट हियर क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ओव्यूल डू नॉट कन्वर्टेड इनटू द सीड। ओव्यूल सीड में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसी वजह से हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को सीडलेस फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडलेस फ्रूट। ये सीडलेस फ्रूट है। सीड क्यों नहीं बना? सीड इसलिए नहीं बना क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, ओव्यूल ओव्यूल ही रह गया। और ओव्यूल अगर सीड में कन्वर्ट होता तो स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा होता, वेट बढ़ता फ्रूट का, तो अच्छा खासा स्ट्रक्चर बनता। ठीक, इसका मतलब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो बना, उस फ्रूट के अंदर ऐसा कोई चीज नहीं है जिससे जनरेशन आगे बढ़ सके। बाकी अदर फ्रूट में है वो सीड है जिससे जनरेशन आगे बढ़ सकता है। तो फिर आपके मन में आ रहा होगा सर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाने वाले प्लांट का जनरेशन बढ़ता कैसे है? भाई धैर्य रखो, पूरी बोटनी पढ़ो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, जनरेशन बढ़ता है, बढ़ता नहीं तो फिर प्लांट पार्ट खत्म नहीं हो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नाम का कोई चीज होता है। ठीक है, तो समझिए ध्यान से। तो यहाँ पे आपको फेमस एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, फेमस एग्जाम्पल बनाना एंड ग्रेप्स। मैंने आपको बनाना का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट भी समझाया है, याद आ रहा है ना? ठीक है, तो बनाना और ग्रेप्स फ्रूट आप खाते हो ना, फ्रूट है वो, लिटरली वो फ्रूट है। सीड मिला कभी? सीड कभी मिला? नहीं, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। ओवरी बना, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं कि वो फ्रूट बन गया। समझ रहे हो? फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं कि फ्रूट बन गया। सो दैट बनाना एंड ऐसे बहुत सारे हैं, मैंने आपको दो बताए जो फेमस आपको पूछे जाते हैं बार बार। बनाना एंड ग्रेप्स आर द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब मैं आपको बात बताता हूँ, जब बोटनिस्ट ने, साइंटिस्टों ने इस बात का स्टडी किया कि कुछ फ्रूट ऐसे भी हैं जहां पर सीड नहीं पाया जाता, नेचुरली पार्थेनोकार्पी चलता है, सीड नहीं पाया जाता, तो साइंटिस्टों ने उसका मैकेनिज्म पता किया। साइंटिस्टों ने उसका मैकेनिज्म पता किया तो पता चला ये एक्चुअली ना प्लांट ग्रोथ हार्मोन, आपको प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ाया जाएगा, ये एक्चुअली प्लांट ग्रोथ हार्मोन की वजह से हो रहा है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन की वजह से पार्थेनोकार्पी होता है। तो साइंटिस्टों ने पूरा स्टडी किया डिटेल में प्लांट फिजियोलॉजी पार्थेनोकार्पी से रिलेटेड, तब जाके साइंटिस्टों ने कुछ ऐसे फ्रूट जो नॉर्मल फ्रूट है, पार्थेनोकार्पी नहीं है, तो ट्रू या तो फॉल्स फ्रूट, साइंटिस्ट कोशिश करने लगे कि हम क्यों ना आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाए। और साइंटिस्ट एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन ऑक्जीन का यूज करने लगे। ऑक्जीन एक हार्मोन है प्लांट का, डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी। तो साइंटिस्ट ऑक्जीन को यूज करके पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करने लगे, आर्टिफिशियल का पार्थेनोकार्पी कराने लगे, और होता भी है। क्या फायदा है इससे? फ्रूट का वेट नहीं बढ़ेगा, इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा होगा। फिर आपके मन में आएगा सबका जनरेशन कैसे बढ़ेगा? अरे भैया, जनरेशन बढ़ाने के लिए अगर आप आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी करा रहे हो तो मत करो, नेचुरली सीड आ जाएगा। और अगर ऐसे प्लांट है जिसमें आप जा रहे हो आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी कराने के लिए, अगर उसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो वो करा लो। आप पार्थेनोकार्पी तो करा रहे हो कि भाई फ्रूट का वेट मतलब कि बेवजह ना बढ़े, और बढ़े तो केवल उसमें एडिबल पार्ट हो, सीड को एडिबल पार्ट थोड़ी। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन सुनना ध्यान से। जहां सीड ही एडिबल पार्ट है, जहां सीड ही एडिबल पार्ट है, उस प्लांट में पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करा के आप बेवकूफी तो करोगे ना, और क्या करोगे? वहां बेवकूफी करोगे ना, एडिबल पार्टी आप हटा दी। दूसरा, जहां पर जिस प्लांट में
ऑलरेडी सीड नहीं बनता है, ऑलरेडी वो सीडलेस प्लांट है, मतलब सीडलेस फ्रूट देता है, और उसमें आप जबरदस्ती ऑक्सीजन छोड़ रहे हो, तो नॉनसेंस काम है कि नहीं? ये क्वेश्चन आता है। पार्थेनोकार्पी कहाँ नॉनसेंस है? सीडलेस फ्रूट जहाँ बनता है उस प्लांट में आप पार्थेनोकार्पी करा रहे हो, नॉनसेंस है, कोई मतलब नहीं है, हार्मोन का बर्बादी है, टाइम का बर्बादी है, वहां तो ऑलरेडी नेचुरली पार्थेनोकार्पी होना था ना, समझ रहे हो? ये सब बातें हम आपको आगे भी बताएंगे, अभी बस मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक ऐसा फ्रूट का ग्रुप है, फ्रूट का एक ग्रुप है जिसका नाम है पोम। बताएंगे आज पोम। पोम के अंदर ऑक्सीजन से पार्थेनोकार्पी नहीं होता है, उसके अंदर जिब्रेलिन से होता है। किससे होता है? जिब्रेलिन, जिब्रेलिन, जिब्रेलिक एसिड भी कहते हैं इसको। तो ये पार्ट मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी में भी बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन से पार्थेनोकार्पी इंड्यूस किया जाता है, लेकिन पोम के अंदर जिब्रेलिन से। ठीक, तो ये आपके सामने टाइप्स ऑफ फ्रूट है। ब्रॉडली 3 टाइप के फ्रूट हैं, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और एक किस बेसिस पे मैंने बताया है कि कौन सा प्लांट पार्ट, कौन सा फ्लावर पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है फ्रूट की फॉर्मेशन में। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम फिर से लेंगे टाइप्स ऑफ फ्रूट, लेकिन अब बेसिस दूसरा होगा। इस मीटिंग का समय कम बचा है, तो आपको मैं नोट दिखा देता हूँ जल्दी से। देख लो, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है ना। तो ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पेज आप पढ़ लो, देन ये वाला पार्ट हम अगले मीटिंग में लेते हैं। आइए मिलिए। अच्छा, तो कोई डाउट है यहाँ तक? अभिषेक, नो सर। प्रतीक, नो सर। रिभा, नो सर। चलिए आइए अगले मीटिंग में।